हेलो एस्पिरेंट्स। सो IBPS क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 25 जनवरी 2022 को है। इसका आप लोगों का जिनका भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका है उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब जो एग्ज़ाम है वो तो बहुत जल्दी ही है, मतलब हमारे पास टोटल अगर कल से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ का ही टाइमिंग है। हम लोग को अपना इसमें बेस्ट देना है और ये नहीं सोचना है कि इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना कुछ सोचने का समय नहीं है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है मेंस के पेपर में। और यही एक एग्ज़ाम है ये इसी एग्ज़ाम के बाद आपका, अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आपको इसमें इंटरव्यू भी नहीं देना होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। अपनी जान लगा दीजिए। जब आप प्रीलिम्स निकाल चुके हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ और आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कैसे कैसे एग्जामिनेशन है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लेंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनका मार्क्स 60 है। मतलब कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 मार्क्स, और इसमें 35 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स के, इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स, इसमें आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपका 190 रहने वाला है, इसमें मार्क्स 200 होने वाले हैं। ओके, 200 का ये पेपर है। और अगर प्रीवियस ईयर्स मेंस कट ऑफ की बात करें तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहता है। बट अगर देखा जाए जितने भी, मतलब 2020 में जितने भी स्टेट्स थे, तो उसमें जिसका भी कट ऑफ था वो 100 के नीचे ही था। ओके, हम लोग अगर चाहे अच्छे से, अगर आप लोग कोशिश करें तो, और पूरी तरीके से अगर तैयारी करें तो बिल्कुल आप लोग अचीव कर सकते हैं इसको। और वैकेंसी इस बार है लगभग 8000 के करीब वैकेंसी है और ये इंक्रीज भी होगी। और IBPS क्लर्क निकाल लेने के बाद आपको 30 से 35,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि बिना इंटरव्यू के और बिना डिस्क्रिप्टिव के आप इस जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें इन इन 10 डेज़ के टाइमिंग में, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग रीजनिंग एबिलिटी में क्या कर सकते हैं जिससे हमारा और भी जो जो भी हमारा प्रिपरेशन है वो एक उनको एज मिल जाए। ओके, तो रीजनिंग एबिलिटी में हमारा पजल्स आता है, मिसलिनियस वाला पार्ट आता है जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी है, ये सब आएंगे, और क्रिटिकल रीजनिंग आएगा। ओके, तो पजल्स में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप कुछ लोगों का पजल्स बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग पजल्स में थोड़े वीक होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि कुछ पजल्स जो होती है एग्जामिनेशन में, वो कुछ पजल्स जो होती है वो नहीं बनाने लायक होती है। मतलब आपका 20 मिनट्स भी अगर आप लगा देंगे ना तो आपको पजल्स नहीं बनेगी। तो आपको आपको अगर आप पजल्स का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा देख के ही क्वेश्चंस को कि ये पजल्स बनने लायक है मुझसे या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन में मिसलेनियस पोर्शन को टच करना है। सबसे पहले जो आपका कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, ये या फिर कोडेड अगर नहीं भी आया है तो उसको पहले आपको टच करना है और आपको पहले उसको कंप्लीट करना है। ओके, अगर आप स्टार्टिंग में ही पजल बनाने लग जाएंगे तो वो आपका एक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और अगर आपका नहीं बना तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको मिसलेनियस बनाना है। ठीक है, मिसलेनियस के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, जो आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आप अड्डा 247 का मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर ग्रेडअप का मॉक प्रैक्टिस करेंगे, या ओलिव बोर्ड का मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप उसको जब लगा रहे हैं तो आप तो उसको पहले, सबसे पहले पूरा अच्छे से अपना पूरा टाइम दे के लगाइए। ओके, ऐसा नहीं करना है कि सबमिट कर देना है उसके बाद आप उसको टेस्ट दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है। तो पहले आप उसको अच्छे से टाइम दे के टेस्ट दीजिए। जैसे फिर रीजनिंग की बात आती है, तो रीजनिंग में आप क्या कीजिए, जो पजल्स आपसे सॉल्व नहीं हुआ उस पजल्स को आप फिर से देखिए, और फिर आप ये देखिए कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, वो भी जल्दी में। ओके, तो आप उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए और फिर पजल्स को आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आप एक बार सॉल्व करेंगे आपसे नहीं होगा, ये अगर आप सोचिए कि हमसे नहीं बन पा रहा है तो वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको सोचना है कि हमको बनाना ही है, तो आप देखिए कि मेरा कितना टाइम लग रहा है और मैं कितने टाइम में इसको एग्जाम में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप उसको सॉल्व कीजिए अलग से, टेस्ट के बाद अलग से आपको टाइमर लगा के उसको रीजनिंग का पजल सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, पजल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो अंकुश लांबा सर का वीडियोस है बहुत सारा मेंस का पजल्स का, आप उससे अपना हेल्प ले सकते हैं, उनका देख सकते हैं कैसा अप्रोच होता है पजल्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस के वीडियोस के लिए अड्डा 247 के चैनल से बहुत सारा वीडियोस है,
तो आप मिसलेनियस का वीडियोस वहाँ से बना सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओलिव बोर्ड या अड्डा 247 की जो वीडियोस है उनको देखिए और आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले ही क्रिटिकल रीजनिंग से इतना डर जाते हैं कि गलत तो होगा ही, इसलिए नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा सा भी 5 to 6 डेज भी अगर हम उसको रोज 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्रिटिकल रीजनिंग का, तो हम समझ जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग में कौन सा बनाने लायक क्वेश्चन है। अगर 10 क्वेश्चन में से हम 8 क्वेश्चंस भी बना रहे हैं तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है वो बनाने में, और वो बहुत अच्छा हमको मार्क्स भी दे देता है। सो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि, और जो सबसे सबसे बेस्ट अभी तरीका है 10 डेज के लिए, वो आपका मॉक प्रैक्टिस है। आप जितना ज़्यादा मॉक बनाएंगे आपका उतना ही अच्छा रहेगा। जो सेक्शनल मॉक्स होता है आपका, फुल मॉक्स तो आप मान लीजिए एक दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सेक्शनल मॉक आप एक रोज जरूर दीजिए रीजनिंग के लिए, और उसको एनालिसिस कीजिए। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे मॉक का, एनालिसिस मतलब होता है कि जो आपका नहीं बन पाया है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, जो बन गया है उसको देखिए कि आप किस तरह से और कम टाइम में उसको कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक दीजिए और फुल मॉक में भी अच्छे से एनालिसिस कीजिए, तो रीजनिंग आपका एक बहुत अच्छा मार्क्स आपको दिलवा सकता है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की हमारा, तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अभी क्या करना है, वोकैबुलरी जो भी आपने नोट की हुई है उसको आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, जो भी आप कॉम्प्रिहेंसन क्या करना है आपको, कॉम्प्रिहेंसन आप तो मॉक से लगा ही रहे हैं, तो आप बस मॉक से बार बार उसको लगाइए और ये देखिए कि आपका कहाँ मिस्टेक हो रहा है। उसको जब एनालिसिस कीजिए तो आप देखिए कि आप पैसेज में क्या नहीं पढ़ पा रहे थे जिसके कारण आपका मिस्टेक हुआ। इसके बाद जो आपका फिलर्स होता है, जो कॉलम 1 कॉलम 2 आता है, उसको आप मॉक से ही बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो फ्रेजल वर्ब्स कनेक्टर्स होता है आपका, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स होता है, ठीक है, तो उसको आप एक बार यूट्यूब के किसी वीडियो से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने निमिषा बंसल मैम के वीडियो से कनेक्टर्स और स्टार्टर्स सीखे थे और वो मेरा बहुत अच्छा रहा था। इसके बाद मतलब उसके बाद मैंने मॉक से प्रैक्टिस किया तो वो मेरा बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश में जैसे कि जो भी मैंने जो तैयारी की थी वो बेसिकली मैंने मॉक से की थी, क्योंकि मॉक देते समय मुझे पता लग जाता था। मॉक देने के बाद मैं आइडिया लगा लेती थी कि मुझे कहाँ पे सही करना है, और जैसे जो भी वोकाबुलरी में मतलब जो भी मिस्टेक्स होती थी, जैसे मैंने किसी का सिनोनिम्स अगर गलत दे दिया, एंटोनिम्स गलत दे दिया, तो वो मैं उसको नोट कर लेती थी अपने कॉपी में और बार बार उसको रिवीजन करती थी, ताकि अगर वही वर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए तो मेरा रॉन्ग ना हो। ओके, सो इंग्लिश में आप ये कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अभी आपको कोई भी नया अर्थमेटिक टॉपिक टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक भी नया अर्थमेटिक टॉपिक टच करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे करें नहीं करें। सो अभी आपको फोकस करना है मेनली जो आपका DI सेक्शन है, जो आपने अर्थमेटिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं अभी DI के लिए, तो मेनली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मॉक को सॉल्व कीजिए अभी। ठीक है, और उसको एनालिसिस कीजिए, जो आपसे नहीं बन रहा है उसको देखिए कि आपसे क्यों नहीं बन रहा है। मॉक को देने के बाद आप एक काम जरूर कीजिए कि आप अलग से मोबाइल में टाइमर लगा के उस DI को उतने ही टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मॉक में क्या होता है, हम पूरा 45 मिनट्स लेते हैं उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम ये नहीं मतलब कर पाते हैं कि हम 7 मिनट में इस DI को सॉल्व करेंगे। तो आप जब मॉक को कंप्लीट कर ले तो उसके बाद मोबाइल में 7 मिनट का टाइमर लगाइए या 8 मिनट का टाइमर लगाइए, उसके बाद उस DI को उस टाइम में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आप समझ पाएंगे कि मुझे किस में कहाँ कितना टाइम देना है। ठीक है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं कि आप मॉक्स को सॉल्व कीजिए और उसका प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा आप अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो अभी आप उतनी वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगा कि मतलब उतना टाइम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक का आप वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि अड्डा 247 ऐप से देख सकते हैं, या फिर आशीष अरोड़ा सर की जो वीडियोस हैं उनसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इन वीडियो से आप अप्रोच लर्न करने की कोशिश कीजिए और फिर उसको आप सीधे अप्लाई कीजिए अपने मॉक्स में। ओके, और अपना स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, आपकी स्पीड कम ना हो जाए, इसके लिए आप 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर सीरीज और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रोज बनाइए। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स लेंगे और ये तीनों तीनों चीज़ आपका बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको बनाइए ताकि आपका स्पीड जो है मेंटेन रहे।
जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 6 मंथ्स के रिवीजन कर लीजिए। मतलब अभी से आप पहले जनवरी कीजिए, फिर दिसंबर कीजिए, फिर नवंबर का, फिर अक्टूबर का, इस तरह से मेनली 4 मंथ्स का जनरल अवेयरनेस आपको पूरा अच्छे से करना है। और कोई एक सोर्स पे ही स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आज हम जैसे कि आज हम ग्रेडअप का देख रहे हैं पीडीएफ, फिर नेक्स्ट डे हम अड्डा 247 का पीडीएफ देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे हम अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ देख रहे हैं। तो वैसा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप कोई भी एक सोर्स चूज़ कीजिए। मैंने जो है बैंकिंग अड्डा का पीडीएफ लिया था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में रहता है, उतना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहता है उसमें, 35-36 पेज में उसमें 1 मंथ ख़त्म हो जाता है। तो मैंने वही लिया था और मैंने उसी से रिवीजन किया था। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको सिर्फ जो आपने नोट्स बनाया है या फिर आपने जो भी लिखा है उसके बारे में आपको रिवीजन करना है। और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मल्टीपल सोर्सेज को चूज मत कीजिए, एक ही सोर्स को लीजिए और उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए, ठीक है। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक क्योट लिखा है मैंने आप सबके लिए, ठीक है, तो उस क्योट को मैं पढ़ लेती हूँ अब। इफ़ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, आई नो आई कैन अचीव इट। सो अपने आप को हमेशा यही याद दिलाते रहिए जब भी आपको ये लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आप ये सोचिए कि अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एंड अपना बेस्ट दीजिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।